कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद अब ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में, लगभग 1.25 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया कि इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को उन 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहां तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं एक बार फिर उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि इन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप्त ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। इतने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया। उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहां केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ। ये हमारे एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1,770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई हैं किन्हीं कारणों से, और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव, और खास करके अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला और जब मैं चीन में गया तो वहां की सरकारी प्रतिनिधियों से जब बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली। और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक, बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र, उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। मैं इसको गांव की सरकार मानता हूं। ठीक है कि देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पिछले 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं, एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता में उस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ये हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम वो स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी, तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो गांव की सरकार है, इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की सब चुनाव सरकारें, चुनी हुई सरकारें, ये अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। हमने
बहुत इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 में हमने एक पंचायती राज अधिनियम में अपने यहाँ संशोधन किया था और उसके अंदर ये कहा था कि सर्वोच्च यानी जनहित की के अंदर काम करने वाली जो सरकार हो वो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो। और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया और चैलेंज को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हमारे उस नियम को वैध ठहराया बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पथ पर अगर चलेंगे तो स्वच्छ प्रशासन देने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये भी 50% पहली बार इस बार सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए, इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े इसका भी विचार किया और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल हैं इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव की जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति से होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य हैं बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो पंचायत का, सरपंच का पूरा गांव होता है, बाकी सबके अपने अपने वार्ड होते हैं, अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका भी पूरा क्षेत्र, वहां की जनता उन सबको अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सबकी सेवा के भाव से और ये काम कर सकते हैं। सेवा का भाव ये मेरा एक दायित्व है, ये मेरा एक धर्म होना चाहिए। चुनाव होने के बाद मैं सभी का प्रतिनिधि हूं, न कि केवल उन लोगों का जिन्होंने जो वोट दिया है, नहीं दिया है। मैं प्रतिनिधि पूरी जनता का, पूरे क्षेत्र का हूं, इसलिए वहां के विकास के लिए, उनके हित के लिए लगातार संघर्ष करना ये मेरा दायित्व है। हमने सरकार